चलिए गाइस, वन पीस चैप्टर नंबर 1180 आ चुका है और आए हाय क्या चैप्टर था यार। ईमू भूत की तरह एल्बाफ में घूमता है और सबको उनकी औकात दिखा देता है। जो भी अब तक अपने हीरोज ने सिचुएशन पे कंट्रोल किया था उसी कंट्रोल की बत्ती बना के उनके पीछे डाल देता है ईमू। भाई बहुत मारा यार, जो देखने में मजा बहुत आता है, इसलिए अच्छे से मजा लेने के लिए चलो शुरू करते हैं वन पीस चैप्टर नंबर 1180 ओमेन। पिछले चैप्टर में हमने देखा ईमू एल्बाफ में आ चुका है। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। ईमू एल्बाफ के कासल की एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होकर एल्बाफ को देखता है। इसको हम टारगेट फिक्स करना भी कह सकते हैं। जैसे ये हो जाता है, ईमू बिल्डिंग के टॉप पर से गायब हो जाता है और फिर ईमू दोबारा जब दिखता है वो हजरुद्दीन और बाकी लोगों के सामने होता है। इतने सारे जायंट से घिरे होने के बावजूद ईमू बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, इस कंट्री का किंग कौन है? और ईमू के ये एक्शन सबकी फाड़ने के लिए काफी था। डोरी और ब्रूगी चौंकते हुए बोलते हैं, भाई लेकिन तू कौन है और इस कंट्री का राजा अभी तो कोई नहीं है। और बस इस बात से ईमू का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ईमू समर्स की तरफ देखता है जिसे जड़ ने पकड़ा हुआ था अपने एक एक हाथ में, समर्स का एक एक बॉडी पार्ट। और बस अगले ही पल जड़ के दोनों हाथों के अंगूठे और पहली उंगलियां कट जाती है जिनसे जड़ ने समर्स को पकड़ा हुआ था। और भाई साहब हमला इतना तेज था, जड़ का रिएक्ट करना तो छोड़ो, उसे पता भी नहीं चला उसकी उंगलियां कट गई है। ईमू जड़ की उंगलियां काट कर बोलता है, समर्स तू कर क्या रहा है बे? जड़ नीचे देखती है, समर्स के साथ साथ उसकी उंगलियां भी गिर रही है। उसके एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और इस तरह जड़ बनती है फर्स्ट विक्टिम ऑफ ईमू। और भाई साहब ये घटना वहाँ उपस्थित बाकी लोगों की धड़कने रोकने के लिए काफी था। सबके एक्सप्रेशन सीरियस हो चुके हैं। जोरो अपनी तलवारें निकाल कर तैयार हो गया है लड़ने को। और भाई साहब क्या पैनल है यार, मजा आ गया देख के। इसी बीच समर्स वापस जुड़ चुका है। जोरो ईमू से पूछता है, तुम भी उन होली नाइट्स में से एक हो क्या? ईमू जोरो और उसके सवाल दोनों को इग्नोर करता है। दूसरी तरफ हजरुद्दीन की एक क्रूमेट को हर्ट किया गया है ईमू के द्वारा। हजरुद्दीन इस बात पे गुस्सा हो चुका है। हजरुद्दीन ईमू की तरफ बढ़ता है एक मुक्का मारने के लिए और बोलता है, क्या ही फर्क पड़ता है ये होली नाइट से है या नहीं, अपना दुश्मन नहीं, बस यही मायने रखता है। और बस हजरुद्दीन ईमू को मारने ही वाला था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती थी। ये बात वहाँ उपस्थित एक जाइन को भी समझ आ जाती है। वो हजरुद्दीन को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, हम नहीं जानते ये बंदा क्या क्या कर सकता है, इसलिए पहले शांत हो जाओ। ये बोलते हुए जाइन भाई साहब हजरुद्दीन को लात मारकर ईमू के सामने से हटा देते हैं, जिसकी वजह से ईमू ने हजरुद्दीन से निपटने के लिए जो अटैक लॉन्च किया था उसकी चपेट में अपने जाइन भाई साहब आ जाते हैं। भाई का पैर कट के अलग हो गया। भाई साहब इतना तेज अटैक था, कोई देख भी नहीं पाया, लेकिन अपने जाइन भाई साहब की समझदारी की वजह से बस एक पांव देख के बच गए, वरना ईमू का तो मूड हजरुद्दीन को बीच में से आधा करने का था। वैसे जाइन भाई साहब का नाम स्टानसेन है। इसके अलावा पांव कटने का दर्द उनके चेहरे पे काफी अच्छे से दिख रहा है और इस तरह से स्टानसेन बनते हैं सेकंड विक्टिम ऑफ ईमू। और फाइनली उंगलियां और पांव कटने के बाद लोगों को समझ में आ जाता है इस बंदे से नहीं लड़ सकते, इसलिए सभी लोग ईमू से दूरी बना लेते हैं। लेकिन भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, एनिमी है अपना। जोरो जिम्मेदारी उठाता है। किंग ऑफ हेल 3 स्वॉर्ड स्टाइल परगटरी ओनेगिरी अटैक ईमू पर लॉन्च कर देता है जोरो। ईमू को इस अटैक से फर्क पड़ा बिल्कुल नहीं। अपनी टेल से जोरो का किंग ऑफ हेल का अटैक रोक देता है। इसके बाद ईमू अपने हाथ में ब्लैक फ्लेम जगाता है जिसे वो ओमेन बोल रहा है। ईमू ओमेन जोरो को दिखाता है और बस इतना काफी है। जोरो थर्ड विक्टिम ऑफ ईमू बन जाता है। ईमू ने जोरो मार दिया, लेकिन अभी तक उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले हैं। जोरो के पिटने के बाद हजरुद्दीन भी मौका ढूंढ लेता है ईमू पर अटैक करने का। अपनी कुल्हाड़ी लेके ईमू पर चढ़ ही जाता है भाई। और भाई साहब क्या बैंगर पैनल था यार, ये देख के मजा आ गया। वैसे जोरो कुछ नहीं कर पाया तो हजरुद्दीन क्या ही कर लेता। ईमू हजरुद्दीन को भी ब्लैक फ्लेम दिखाता है। एक डेविल जैसी परछाई ईमू के ओमेन में से हजरुद्दीन की तरफ जाती है एंड नेक्स्ट पैनल में हजरुद्दीन इज डन, फोर्थ विक्टिम ऑफ ईमू। हजरुद्दीन को पेलने के बाद ईमू के ओमेन में से एक ब्लैक फ्लेम की रिंग बनकर समर्स के ऊपर सेट हो जाती है। इससे समर्स तो काफी खुश दिख रहा है, उसे पता है ये क्या है। समर्स अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। समर्स ईमू के सामने अपने एक घुटने पर बैठ जाता है फॉर रेस्पेक्ट। ईमू समर्स से बोलता है, जल्दी करो समर्स, वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। समर्स यस बोलता है। इसके बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जाते हैं। ईमू के जाते ही वहाँ भूत बने हुए घर पहले जैसे हो जाते हैं। बाकी वहाँ बचे जिंदा लोग घायल और बेहोश बच्चों को संभालते हैं। और गाइस चिंता करने की जरूरत नहीं है, चॉपर भी तो वहीं पे है, वो सब संभाल लेगा। ज्यादा देर भी नहीं हुई है तो उंगलियां और पैर भी वापस जोड़े जा सकते हैं। खैर इसके बाद एल्बाफ में एक अनाउंसमेंट होती है, एल्बाफ के वासियों
चौकन्ने रहना। होली नाइट से भी खतरनाक कोई एल्बाफ में आ गया है और वो खतरनाक बंदा एल्बाफ के आसमान में ब्लैक पंख फैलाए उड़ रहा है। खैर अनाउंसमेंट सुन के एल्बाफ के लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। क्या यार, कोई अभी भी बचा हुआ है? मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। एक बंदा बोलता है भाई लोग अपने हथियार फिर से तैयार कर लो, लड़ना पड़ सकता है। एक बंदा बोलता है भाई यार मैं तंग आ गया हूँ यार इन सब से। दूसरी तरफ ईमू बर्फ में जमी हुई गुनको के पास पहुंच चुका है। ईमू जमीन पर लैंड करने का कष्ट भी नहीं उठाता और बस अपने हथियार से ब्लैक फ्लेम वाली साइड से एक और डेविल जैसी चीज गुनको की तरफ फेंक देता है एंड अगले ही पल बूम, गुनको जिंदा तो होगी ना, बिल्कुल जिंदा होगी। ईमू के साथ ही तो थी गुनको, अपने लोगों को क्यों ही मारेगा ईमू? समर्स को बचाया है तो गुनको को भी बचा लिया होगा। वैसे पिछले चैप्टर में लोकी ने कहा था इस बर्फ को रग्नीर के अलावा कोई नहीं पिघला सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गबान की तरफ, जहां गबान बोलता है भाई चल क्या रहा है यार, इस तरह की हाकी तो मैंने कभी फील नहीं की, यहाँ तक कि गॉड वैली पर भी नहीं। बस गबान का रोल इतना ही था। सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहां अपने लूफी लोग खाना खा रहे हैं। खाना जमा हुआ था, उसे गर्म किया गया लेकिन अब वो जल गया है। लूफी इस पर कंप्लेन करता है, जिस पर लोकी बोलता है रोना बंद कर यार, जमा हुआ खाना खाने से तो अच्छा ही है और जल्दी से जितना खा सके उतना खाकर जल्दी से रिकवर हो, इसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ तो बकचोदी हुई है अभी। लूफी भैया जल्दी रिकवर होके कुछ करो, तुम्हारा राइट हैंड मैन बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह पेला गया है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सांजी वाले ग्रुप की तरफ, जहां हर कोई यही जानना चाहता है आखिर चल क्या रहा है एल्बाफ में। जिम्बे बोलता है पता नहीं क्या चल रहा है लेकिन ये हाकी बहुत खतरनाक है, अगर इस हाकी का ओनर होली नाइट्स के साथ हुआ तब तो भाई लग गए। लेकिन भाई साहब किलिंगम बहुत खुश है, उसके ग्रेट वन जो आए हैं। ईमू वहां आते ही उसे भी एक ओमेन गिफ्ट कर देता है। ये सब देख के सांजी बोलता है तू है कौन बे, और किसने कहा तो किलिंगम को फ्री कर सकता है। ये बोलते हुए सांजी ईमू पर अटैक कर देता है अपनी फ्लेम वाली किक से एंड एज इट इज ईमू के एक्सप्रेशन अभी भी अनमूव्ड है। ईमू सांजी की किक को अपने पांव से रोक देता है और काउंटर अटैक कर देता है विथ अ ब्लैक फ्लेम किक। सांजी हर बार यूज करता है ना डेविल लेग, ईमू दिखा रहा है क्या होता है असली डेविल लेग। ये किक तो सांजी को भी हैरान कर देती है। सांजी ईमू की किक को अपने पैर से रोकने की कोशिश करता है। क्या लगता है गाइस, सांजी ने ईमू की किक रोक दी होगी? वैसे ये पता नहीं चलता है क्योंकि वहां एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इस तरह से सांजी बनता है 5th विक्टिम ऑफ ईमू। फ्यूचर पायरेट किंग के 2 विंग्स एक ही चैप्टर में बैकग्राउंड कैरेक्टर्स की तरह पहले गए, ये तो डिजास्टर है गाइस। खैर ये सब होता है तब तक लोकी भी वहां पहुंच जाता है और बोलता है ओए क्या काम है तुझे एल्बाफ में, एंड सरप्राइजिंगली ईमू इसका जवाब देता है। पहली बार ईमू किसी के सवाल का जवाब देता है। ईमू बोलता है 14 साल पहले हेराल्ड को किसी ने यहाँ मार दिया था, मैं उसे ढूंढने आया हूँ, जो भी उसके मौत का जिम्मेदार था। आखिरकार हेराल्ड मेरा एक सर्वेंट जो था। जिस पर लोकी बोलता है अपनी बकचोदी बनकर, हेराल्ड किसी का सर्वेंट नहीं था, हेराल्ड एल्बाफ के किंग थे और मेरे फादर भी, इसके अलावा मैं ही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। लोकी ईमू के सामने सीना तान के खड़ा होकर बोलता है और भाई साहब क्या पैनल है यार, लोकी वर्सेस ईमू ऑर्गेज़म। ईमू लोकी से बोलता है अच्छा तो ये बात है, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो अनेक विपत्तियों से बचा जा सकता था। जिस पर लोकी बोलता है एल्बाफ में नहीं तो और कहाँ हो सकता था मैं, अगली बार इसका ध्यान रखना यू डम्बैस। और लोकी की इस बैंगर लाइन के साथ चैप्टर का अंत होता है। नेक्स्ट चैप्टर में लोकी वर्सेस ईमू। वैसे तो पूरे चैप्टर में ईमू ने बहुत सारा ऑरा बनाया, लेकिन आखिर के कुछ पैनल में लोकी ने मुंह दिया ईमू के ऑरा पर। खैर ये सब तो होता रहता है। पूरे चैप्टर में ईमू ने बहुत कुछ किया है, बहुत लोगों को पेला है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन थोड़े से भी चेंज नहीं हुए थे। ऐसा लग रहा था ईमू लोगों को थ्रेट मान ही नहीं रहा था, उसके लिए तो वो बस कीड़े मकोड़े थे। भाई साहब जोरो और सांजी बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह पेले गए, ये बहुत कमी होता है। देखने में मजा आया। नेक्स्ट चैप्टर और भी बैंगर होने वाला है, इसलिए टाइम से आ जाना। बाय।